Good morning, one and all. Today we are going to continue our chapter, Sectors of the Indian Economy. In this chapter, we already had discussed about three sectors of an economy on the basis of the resources, natural resources available, that is primary, secondary and the tertiary. हमने पहले डिस्कस कर लिया कौन सी एक्टिविटी किस सेक्टर में आती है, कौन सी प्राइमरी में आती है, कौन सी सेकेंडरी में आती है, कौन सी टर्शियरी में आती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स. यानी कि हमें ये कंपेयर करना है क्योंकि इन ईच इकोनॉमी all the three sectors are working. Primary sector is working, secondary sector is working, and tertiary sectors is working. So now we have to compare that in which country which sector is working more, which sector is contributing the more. We have to discuss this कि किस सेक्टर में कौन सा सेक्टर ज्यादा ऑपरेटिंग है या ज्यादा वर्किंग है. फॉर टेस्टिंग दिस हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में आंसर अराइज होता है कि चेक दी क्वांटिटी. आप क्वांटिटी ले लीजिए, आप पता लग जाएगा कि प्राइमरी सेक्टर ज्यादा वर्क कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा वर्क कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर ज्यादा वर्क कर रहा है. सो व्हाट दे आर सेइंग कि नो वी कैन नॉट टेक दिस, क्योंकि अगर हम क्वांटिटी वाइज मेजर करें तो ऑब्वियसली ऑलवेज प्राइमरी सेक्टर विल विन. बिकॉज इन सेकेंडरी सेक्टर हम कहते हैं 10 लाख यूनिट बना सकता है, 20 लाख यूनिट, 1 करोड़. बट इन दी प्राइमरी सेक्टर में कहते हैं वीट का प्रोडक्शन ही 1 लाख टन का हुआ है. सो हाउ वी कैन से कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी वी कैन कंपेयर the contribution made by the primary sector, secondary sector and the tertiary sector. That's why in this case we are going to take the value of goods and services. In spite of taking the quantity, we are going to take the value of goods and services. So for calculating the value, अब हम value कैसे लें, हमारे पास सबसे पहले हमें दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे. एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. वो क्या है, उन्होंने कहा है Economists said that कि you can take always the final value of goods and services, not the intermediate value. उन्होंने कहा, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमेशा अगर आपको कंट्री की किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू लेनी है तो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीजिए, इंटरमीडिएट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे? उन्होंने कहा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रही हूँ, सो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शुगर, मैदा, ये क्या होंगे, ऑलरेडी उसका पार्ट होंगे, किसका, बिस्किट का पार्ट होंगे. तो अगर हमने 10 रुपीज की ये ली, 10 रुपीज की ये ली और हमने बिस्किट बना के 30 रुपीज का सेल कर दिया, सो दीज 30 रुपीज इज द फाइनल वैल्यू एंड दीज 10 रुपीज इज द इंटरमीडिएट वैल्यू. तो क्या ये 20 रुपीज इसमें इंक्लूड नहीं है. That's why they are saying no need to take the intermediate value because already it is included in the final value of goods and services. अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इंटरमीडिएट वैल्यू को लेते हैं फाइनल वैल्यू के साथ तो हम डबल काउंटिंग कर देंगे. क्लियर? So that's why they are saying to take only final goods and services and not the intermediate value. Now you should also understand what is intermediate goods and what is final value, final goods and services. इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करी है जिन्होंने प्रोडक्शन की, जिसमें अभी कोई वैल्यू ऐड होनी बाकी है. जैसे मैंने अभी कहा बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में शुगर में अभी ऐड होनी बाकी है वैल्यू, या मैं कहूं बिस्किट में अभी मैं शुगर ऐड कर रही हूं या अभी मैं मैदा ऐड कर रही हूं बनाने के लिए, तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है. जबकि बिस्किट जो बनकर फाइनल तैयार हो गया है, जो कंज्यूमर तक जा रहा है, that is called as final value goods and services या final goods and services, because अब उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी. जब तक किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होनी बाकी है इट विल काउंट अंडर द इंटरमीडिएट गुड्स, और जब उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी दैट विल बी काउंट अंडर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर? वी कैन टेक एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल a farmer is producing the wheat of ₹10, जिसमें उसने सीड्स लिए थे of ₹4. इसको ही सेल टू द फ्लोर मिल एंड फ्लोर मिल कन्वर्टेड द wheat into flour and then sell it to the 20 rupees. फ्लोर मिल सेल इट टू द बेकरी ने इसे 30 रुपीज में कन्वर्ट करके इसकी क्या बना दी, ब्रेड बना दी, एंड देन इट इज सेल टू द सैंडविच मेकिंग कंपनी, और सैंडविच मेकिंग कंपनी ने इसे 40 रुपीज का सेल कर दिया. सो द इकोनॉमिस्ट सेज टेक ओनली दी 40 रुपीज, नो नीड टू टेक ऑल दीज वैल्यूज बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्लियर? नाउ
प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, हमें कैसे पता लगेगा कि किस सेक्टर ने कितना प्रोडक्शन किया है? तो उन्होंने कहा है कि फर्स्टली वी हैव टू टेक कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना टोटल प्रोडक्शन किया है, फिर हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर ने कितना करा, फिर हम देखेंगे टर्शियरी सेक्टर ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी सेक्टर एक साल के अंदर अंदर, एक साल की ड्यूरेशन ली जाती है फॉर दिस, कोई भी सेक्टर एक साल के अंदर अंदर कितने गुड्स का प्रोडक्शन करता है, दैट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो प्राइमरी सेक्टर ने कितना करा, दैट इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर ने कितना करा, दैट इज टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर ने कितना करा, दैट इज कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन एन अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है एक साल के अंदर, दैट इज कवर्ड अंडर दिस। क्लियर? नाउ टोटल प्रोडक्शन अगर हम प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का ऐड कर देते हैं, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स कि एक साल के अंदर अंदर पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का बाय ऑल द थ्री सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी, दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी। दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी क्या है कि एक साल के अंदर अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। In India, for calculating the GDP or for calculating the value of goods and services in an accounting year within the domestic territory of a country, the responsibility given to the central government ministry, जो responsibility दी गई है वो दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अपनी जितने भी स्टेट्स हैं या जितनी भी टेरिटरीज हैं उन सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो अपनी अपनी स्टेट्स में ये काउंट करके बताएं कि उनकी स्टेट ने टोटल प्रोडक्शन ऑल थ्री सेक्टर्स को मिलाकर कितना करा है। फिर ये बाद में सबको सम अप करता है और फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पूरी कंट्री की निकाल कर देता है। सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस। ऑब्वियसली एज द टाइम पासिस ऑन द डेवलपमेंट टेक प्लेस इन एवरी प्लेस। डेवलपमेंट हर जगह होता है। सो इन दिस केस इन ईच सेक्टर द डेवलपमेंट हैड बीन टेकन प्लेस। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें, इन द इनिशियल स्टेज सबसे पहले किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा लोग अगर एंगेज होते हैं तो वो एंगेज होते हैं प्राइमरी सेक्टर, मींस इन द एग्रीकल्चर फील्ड। इन द एग्रीकल्चर फील्ड वो सबसे ज्यादा इंक्लूड होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। तो उसमें भी शुरुआत की बात करें तो पहले हम लोग सारा मैनुअल वर्क करते थे, एक्स का यूज करते थे, कुल्हाड़ी, फावड़े, इन सब का यूज करते थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट एज द टाइम पासिस ऑन न्यू मशीनरी आए, न्यू टेक्निक्स आई, ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, ये सब आई, हार्वेस्टिंग के नए नए तरीके आए, तो इसकी वजह से हमारा जो काम करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई। और एज द टाइम पासिस ऑन न्यू मशीनरी केम अप, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है। क्लियर? और बहुत सारी एक्टिविटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अलग अलग तरीके से धीरे धीरे क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। अब जैसे जैसे एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो उससे क्या हुआ, एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज हुआ, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इंक्रीज हुआ। लोगों ने अब इसके छोटे छोटे मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट बनाने के लिए इंडस्ट्रीज भी सेटअप करना शुरू कर दिया कि हम, यानी कि अब लोग प्राइमरी सेक्टर से हटकर किसी और फील्ड में काम करने की भी सोचने लगे। मीन्स दे आर नाउ वर्किंग फ्रॉम प्राइमरी टू दी सेकेंडरी। नाउ दे आर सेटअप द इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्री सेटअप करने लगे ताकि एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट बना सके, जो उनको मशीनरी की जरूरत है उनकी वो यूज कर सके या कोई और काम कर सके। तो लगभग 100 ईयर्स के बाद जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर से किसकी तरफ मूव होने लगे, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव ऑन होने लगे, मशीनरीज में काम करने लगे। यानी कि जो लोग हैं वो अब प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड नहीं है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्लूड नहीं है। नाउ दे आर वर्किंग इनटू दी सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर? अब जब ये सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ, आगे हमने पीछे ही पढ़ा था कि जैसे सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हुआ तो बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, इन सब की जरूरत बढ़ने लगी। तो यानी कि पिछले लास्ट 100 ईयर्स में देखें, फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर नाउ द पीपल एंगेज इन दी टर्शियरी सेक्टर।
सो अगर हम बात करते हैं इनिशियल स्टेज की, तो यहाँ पर जो जिस कंट्री में सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होते हैं वो कंट्री कहलाती है डेवलपिंग। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर वी आर डिस्कसिंग, नॉट ओवरऑल कि हम ओवरऑल किसी कंट्री को डिफाइन कर रहे हैं डेवलपिंग डेवलप, हम सिर्फ देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे क्या है, डेवलपिंग है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी, अगर मैक्सिमम पीपल टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड हो जाते हैं, तो मैक्सिमम पीपल व्हेन टर्शियरी सेक्टर में एंगेज होते हैं, देन देयर कंट्री इज कॉल्ड एज डेवलप। कैसी हो जाती है वो, डेवलप हो जाती है। नाउ आई थिंक यू ऑल गेट ऑल माई पॉइंट्स. So it's enough for today's session. Thank you for watching the video and have a nice day.